bag contains 3 red and 7 black balls. What is the composition of the bag? Bag की composition है 3 red balls और 7 black balls इस बैग के अंदर, ठीक है। 2 balls are drawn at random without replacement. ड्रॉ कितनी की गई? 2 balls को निकाला है इसमें से विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बैग है, बैग की कंपोजिशन है 3 रेड बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। टोटल बॉल कितनी हो गई इसके अंदर? 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स में तो 10 बॉल्स हैं और 10 बॉल्स में से 2 बॉल्स को ड्रॉ किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये टर्म ध्यान देने की है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने उसको बैग में से निकाल तो लिया लेकिन हम उसे बैग में वापस नहीं डालेंगे। मतलब जैसे हमने पहली बॉल निकाली 10 थी तो 10 में से मान लो वो रेड आई तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल की? 3/10। फिर हमने उसे वापस नहीं डाला, क्योंकि हमने उसे वापस नहीं डाला तो बॉल्स कितनी रह गई? सिर्फ 9। अब अगर आप रेड बॉल निकालोगे तो 9 बॉल्स में से रेड तो 2 ही होंगी क्योंकि एक रेड तो निकल गई और वो निकल के चली गई, तो वो हो जाएगा 2/9। तो यहाँ पर ये चीज ना थोड़ी ध्यान देने की होती है कि जब हमें क्वेश्चन में ये मेंशन करके दिया ना कि वी हैव टू ड्रॉ द बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है हमने जिस चीज को निकाल लिया, जिस चीज को ड्रॉ कर लिया, उस चीज को वापस नहीं डाला, यानी उसको कंप्लीट रिमूव कर दिया। अब ऐसे केस में जब हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो जैसे हम 11th में चलते थे ना, जैसे 2 बॉल्स निकालनी है 10 में से तो हम क्या बोलते हैं? टोटल आउटकम्स होने चाहिए 10C2। तो कॉम्बिनेशन के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन एक साथ 2 बॉल्स को निकालना या विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना जो है वो एक जैसी चीज होती है। तो यहाँ पर 2 बॉल्स को विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला। द इवेंट इज सेकेंड सिलेक्शन इज गिवन टू बी रेड। पहला इवेंट क्या है कि सेकेंड सिलेक्शन अगर रेड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज आल्सो रेड? 2 इवेंट कौन से दिए? पहला इवेंट है सेकेंड सिलेक्शन इज रेड, सेकेंड सिलेक्शन रेड है, तो प्रोबेबिलिटी किस बात की बतानी है कि फर्स्ट सिलेक्शन भी रेड होगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। मतलब अगर सेकेंड नंबर पर रेड बॉल आई है तो कंफर्म करो या प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो पहले जो बॉल निकाली गई थी, फर्स्ट नंबर पर जो बॉल निकाली गई थी, फर्स्ट नंबर पर निकाली गई बॉल भी रेड कलर की ही थी। ये प्रोबेबिलिटी हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। अब यहाँ पर मैं 4 इवेंट्स लेकर चल रही हूँ। 4 इवेंट्स क्यों? अब आप बोलोगे यहाँ बॉल तो 10 है, तो जब बॉल्स 10 है तो 4 इवेंट्स क्यों? एक्चुअली बॉल 10 है लेकिन 4 इवेंट्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि हो सब 2 बार ड्रॉ हुआ। एक बार पहले एक बॉल निकाली फिर दूसरी बॉल निकाली। अब पहले इवेंट में जो बॉल आई वो रेड भी हो सकती है और वो ब्लैक भी हो सकती है। इनको हम R1 और B1 से शो कर सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर पर एक बॉल और निकाली, वो बॉल भी आइदर रेड और ब्लैक कलर की होगी। तो रेड है तो R2, ब्लैक है तो B2। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट R1 and B1 are getting red and black ball respectively in first draw। पहले ड्रॉ में रेड बॉल का आना R1, पहले ड्रॉ में ब्लैक बॉल का आना B1। इसी तरह से हम ले लेते हैं R2 B2। R2 का मतलब getting red and black ball respectively in second draw। सेकेंड ड्रॉ में रेड बॉल का आना R2 और ब्लैक बॉल का आना B2। अब ये जो इवेंट्स हमने माने ना बेटा R1 B1 R2 B2, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अब हमें सैंपल स्पेस देखना है। अब देखो सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, हमारे पास बॉल्स तो 2 ही आएंगे ना, हो सकता है दोनों रेड हो,
हो सकता है दोनों ही बॉल्स ब्लैक कलर की हो, ये भी हो सकता है पहले रेड, ये भी हो सकता है पहली बॉल रेड कलर की हो, दूसरी बॉल ब्लैक कलर की हो, और उल्टा भी हो सकता है कि पहले ब्लैक फिर रेड। ठीक है, 4 ऑप्शंस बन रहे हैं। अभी 4 ऑप्शन कौन कौन से बन रहे हैं? R1 R2, R1 B2, B1 B2, B1 R2, रेड रेड, रेड ब्लैक, ब्लैक रेड, ब्लैक रेड। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास आ जाए। तो ये हमारा बन गया सैंपल। अब इसमें इवेंट का क्वेश्चन लेकर चलेंगे। अब इवेंट को अज्यूम कैसे करना है? 2 इवेंट्स आपको दिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर ध्यान दो। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ फर्स्ट सिलेक्शन, इफ सेकंड सिलेक्शन इज गिवन टू बी रेड। तो ए इवेंट हो गया सेकंड सिलेक्शन इज रेड। इवेंट ए कौन सा हो गया हमारा? इवेंट ए हो गया सेकंड सिलेक्शन इज रेड। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ऑल्सो रेड? तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि फर्स्ट भी रेड है। और बी इवेंट मैंने ले लिया फर्स्ट सिलेक्शन इज रेड। स्टेटमेंट में जो 2 इवेंट्स थे ना, उसमें गिवन इवेंट को मैंने ए मान लिया और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसको बी मान लिया। तो क्वेश्चन था इफ सेकंड सिलेक्शन इज गिवन टू बी रेड, तो मेरा इवेंट ए हो गया सेकंड सिलेक्शन इज रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज आल्सो रेड? तो फर्स्ट सिलेक्शन इज रेड को मैंने कौन सा इवेंट मान लिया? ये मैंने इवेंट बी मान लिया। अब इस बेसिस पर देखें तो ए इवेंट में क्या आएगा और बी इवेंट में क्या आएगा, ये बताएंगे आपको। अब ए इवेंट में आएगा सेकंड सिलेक्शन रेड है, जहां सेकंड नंबर पर रेड बॉल आ रही है ना, उसको लेना है इसमें। अब सेकंड नंबर पर रेड बॉल आ रही है, एक तो ए और एक R2, R2 जहां दिखाई दे रहा है ना, सेकंड सिलेक्शन इज रेड, वो लेने हैं। तो R2 वाले 2 केस हो गए, R1 R2 और B1 R2। सेकंड सिलेक्शन रेड है, तो इवेंट ए क्या हो गया? इवेंट ए हो गया R1 R2 B1 R2। अब आ जाओ इवेंट बी पर। इवेंट बी है फर्स्ट सिलेक्शन इज रेड। फर्स्ट सिलेक्शन रेड है, वहां पर पहले नंबर पे रेड आ रहा है, पहले नंबर पर रेड आ रहा है, यानी R1 R2 R1 B2। एक तो ये R1 R2 और एक कौन सा हो गया? R1 B2। ये हमारा इवेंट कौन सा आ गया? बी आ गया। अब आप देखो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। जब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो नेचुरल है कि हमें कॉमन की जरूरत तो पड़ेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी में एक इवेंट आ रहा है ना, जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आ गया R1 R2। यहां तक का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो मैं बोर्ड को रब कर दूं? मुझे चेक करके बताएंगे बेटा, क्योंकि म्यूट किया हुआ है मैंने, तो आप लोगों की आवाज तो आ नहीं सकती मेरे पास। आप जस्ट चेकिंग से बताइए, हैव यू गॉट दीज पॉइंट्स? ओके, यस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, यस मैम, इट मींस आई कैन कंटिन्यू नाउ। ठीक है, चलिए बेटा नाउ। ठीक है, आई हैव गॉट द मैसेज ऑफ ऑल, नाउ प्लीज स्टॉप मैसेजिंग, आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। सिर्फ नीचे वाला पोर्शन छोड़ रही हूं मैं बेटा, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ जी प्लीज, अब आप और कोई मैसेज नहीं डालेंगे, मुझे आप लोगों का मैसेज मिल गया बेटा। चलिए अब आते हैं अपने आगे वाले पॉइंट। अब आगे वाला पॉइंट हमारा क्या है? हमारा क्वेश्चन था फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्वेश्चन ये था ना, पी बी बाय ए फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन था फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए if second selection is red, if second selection is red, find the probability that first selection is also red। तो फर्स्ट रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि ये मेंशन्ड है कि सेकंड सिलेक्शन रेड है, तो हमें पी बी बाय ए चाहिए। अब पी बी
by A का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए कि ये प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी ऊपर और A की प्रोबेबिलिटी नीचे। अब A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी का मतलब R1 R2 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हो गया, R1 R2, और A की प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2 और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी का मतलब R1 R2 की प्रोबेबिलिटी, और A की प्रोबेबिलिटी का मतलब या तो R1 R2 है या B1 R2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2 और B1 R2। अब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। यहाँ डिफरेंस क्यों आ रहा है, देखो अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए थे ना, हम ये कह देते थे भाई A में 2 इवेंट है, B में 2 इवेंट है, A इंटरसेक्शन B में 1 आया और ऊपर 4 केसेस हैं, तो इसकी 1/4, इसकी 2/4, इसकी 2/4। वो काम इस क्वेश्चन में हम नहीं कर सकते। अब ये नहीं वाली बात जो है, इसको ये ध्यान देने की है, क्यों नहीं कर सकते वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये नीचे वाले कंटेंट का काम जो है वो पूरा हो गया। नाउ अब आप देखो जरा, ये है ना, एक बार बीच में थोड़ा सा सेपरेट कैलकुलेशंस ले रही हूँ आपको सब समझाने के लिए कि जो 1/4 2/4 है वो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, वो चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है बेटा। देखो हमारे पास 3 ब्लैक होल्स की 7 ब्लैक होल्स, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, जब आप दो होल्स को फाइंड आउट करोगे, दो होल्स को निकालोगे, तो टोटल आउटकम बनेंगे 10 में से 2 ले लो यानी 10C2 बनेंगे। लेकिन ना यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि बॉल्स को रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है, ठीक है। अब आप देखो, जब आप R1 R2 लेते हो ना, R1 R2 का मतलब पहली बॉल भी रेड और दूसरी बॉल भी रेड। अब पहली रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, टोटल बॉल्स 10 है ना, आप इसे भी पूछो। इससे करने से बेटर क्या रहता है, 1 by 1 निकालो, बहुत इजी होता है। 1 by 1 कैसे निकालो, R1 R2 बोला, R1 R2 यानी पहले रेड फिर दोबारा रेड, पहली रेड बॉल 10 में से आएगी, रेड बॉल है 3, तो प्रोबेबिलिटी हो गई फर्स्ट रेड की 3/10, ठीक है 3/10 है। अब एक बॉल रेड कलर की निकल गई, हमने उसको हटा दिया। हटा क्यों दिया, क्योंकि क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जब हटा दिया तो अब हमारे पास 2 रेड और 7 ब्लैक बॉल बच गई, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल, 9 बॉल्स हैं। अब उन 9 में से रेड को निकालना है, 9 में से रेड को निकालना है, तो नीचे 9 ऊपर 2, यही आएगा ना, नीचे तो क्या आएगा 9 आएगा और ऊपर 2 आएगा। आई थिंक थोड़ी सी रिफ्लेक्शन है इस नीचे वाले पोर्शन में, तो ऊपर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और मेरा पॉइंट अगर आप लोगों ने समझा है, ऐसे जो विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें 1 by 1 कैलकुलेट करें तो इजी रहता है। तो पहली रेड बॉल 10 में से आई थी, रेड कलर की 3 थी, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10। एक बॉल को निकाल के हमने बिल्कुल हटा दिया, बिल्कुल इसलिए हटा दिया क्योंकि वो जो बॉल थी ना उसको हमने वापस रिप्लेस किया ही नहीं, रिप्लेस नहीं किया यानी वापस नहीं डाला। जब हमने वापस नहीं डाला तो हमारे पास कितनी बॉल्स बच गई, 9। अब उन 9 में रेड कलर की कितनी है, 2, तो ये बनी 2/9, तो R1 R2 की प्रोबेबिलिटी बनी 6/9, ठीक है 6/9। अब जरा B1 B2 की प्रोबेबिलिटी निकाल के देखो, B1 B2 यानी पहली ब्लैक दूसरी भी ब्लैक, ब्लैक बॉल है 7, 10 में से 7 बॉल ब्लैक कलर की है, तो पहली ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बनी 7/10, 10 में से 7। अब दूसरी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, दूसरी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बनेगी 9 बॉल रह गई, क्योंकि एक ब्लैक बॉल को निकाल के हमने उसे कंप्लीट रिमूव कर दिया। तो उसको जब कंप्लीट रिमूव कर दिया तो नीचे बची 9 और इन 9 में ब्लैक कलर की बची खाली 6, तो ये प्रोबेबिलिटी बनी 6/9, आंसर आया 42/9। अब अगर हम श्याम बेटा आप अपना ये जो आपने हैंड रेज किया होगा, थोड़ी सी देर आप वेट कीजिए, मैं एक बार अपना टॉपिक पूरा कर लूं फिर मैं आपके क्वेश्चंस पर आती हूँ, क्योंकि ना इससे क्या हो रहा है, बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा है मेरा।
ये जिसका भी ये हैंड रेज हो रहा है ना बेटा, इसको हटा दो, क्योंकि जो मैंने बोर्ड पर लिखा वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, तो दोबारा से देखो। मतलब हमें क्या था, जो पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ ना, वो ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर सैंपल स्पेस में 4 इवेंट थे। 4 इवेंट थे, R1 R2, R1 B2, B1 R2, B1 B2, और वो चारों इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वल लाइकली का क्या मतलब होता है? इक्वली लाइकली का मतलब हैविंग सेम प्रोबेबिलिटी। सेम प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट्स नहीं। ऐसे नहीं है सेम प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट्स? एक बार दोबारा से देखो, 4 इवेंट थे सैंपल स्पेस में, R1 R2 था, R1 B2 था, P1 B2 था और P1 R2 था। ये 4 इवेंट्स थे हमारे सैंपल स्पेस में। इन 4 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालो, 1 बाय 1 निकालो। पहली है 10 में से 3, तो 3/10। दूसरी रेड, एक बॉल चली गई, बाकी बची 9। एक रेड बॉल कम हो गई, 3 थी तो बची 2, तो ये आ गया 2/9। 3/10 इंटू 2/9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनी 6/90। ठीक है, अब आ जाओ R1 B2 पे। R1 B2 यानी पहली बॉल रेड कलर की, 10 बॉल की, 10 में से 3 रेड है तो 3/10। दूसरी बॉल ब्लैक कलर की, दूसरे बॉल के टाइम पर बची तो 9, टोटल तो बची 9, और 9 में से ब्लैक कितनी है? 7 बॉल पूरी है, क्योंकि जो पहले निकली वो रेड कलर की निकली। 7 पूरी है तो 7, ये आ गया 21/9। इसकी प्रोबेबिलिटी 7 इंटू 3, 10 इंटू 9। अब आ जाओ जरा B1 B2 पे। B1 B2 यानी पहली भी ब्लैक, दूसरी भी ब्लैक। पहली ब्लैक 7/10। छोटे बच्चों वाला काम है, फ्रैक्शंस लेते हैं। 10 बॉल है, 10 में से 7 ब्लैक कलर की है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 7/10। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी बॉल पे। एक ब्लैक बॉल निकाल के हटा दी हमने, बची कितनी? 9। 9 में ब्लैक कितनी है? 6, क्योंकि एक तो चली गई। 9 में से 6 है तो नीचे 9 ऊपर 6, कितना आया? 42/90। अब आ जाओ जरा फोर्थ वाले पे, B1 R2। B1 R2 का मतलब पहले ब्लैक फिर रेड। अब जब ब्लैक बॉल आई, 10 में से 7 ब्लैक कलर की थी, तो पहली ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 7/10, और फिर आई रेड कलर की बॉल। रेड कलर की बॉल 9 में से आई, 9 में से आई तो नीचे 9 और ऊपर 3। ऊपर 3 क्यों? क्योंकि रेड तो 3 पूरी है। ये मैं अलग अलग मैंने चारों केसेस को डिस्कस किया। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, इसकी कितनी, इसकी कितनी, ये आ गया 21/90। अब आप देखो चारों की प्रोबेबिलिटीज जो हैं, ये 6/90, 21/90, 42/90, 21/90। यहाँ ये दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी तो सेम है, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट है। तो क्योंकि अलग अलग आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है, यहाँ जो इवेंट्स हैं ये इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं हैं। इस वजह से क्या होगा कि जैसे हम कल तक के क्वेश्चंस में ऐसे ले रहे थे ना कि सैंपल स्पेस में 8 इवेंट हैं, हमारे इवेंट ए में 2 आए तो 2/8 बन गई, वो प्रोसीजर यहाँ नहीं लगा सकते। वो प्रोसीजर सिर्फ उन केसेस में एप्लीकेबल है जहां पर दिए गए इवेंट्स इक्वली लाइकली हो। जैसे एक डाई को थ्रो करते हो, 6 केस आते हैं, 6 के 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है हर एक की। एक कॉइन को थ्रो करते हो, हेड और टेल आता है, हेड की भी 1/2 होती है, टेल की भी 1/2 होती है। तो वो प्रोसीजर वहां एप्लीकेबल है जहां पर जो इंक्लूडेड आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हो, इक्वल प्रोबेबिलिटी वाले हों। यहाँ जो सैंपल स्पेस के 4 इवेंट थे ये इक्वली लाइकली नहीं थे। क्योंकि ये इक्वली लाइकली नहीं थे, इसलिए 1/4, 2/4 या खाली सैंपल स्पेस के इवेंट से कैलकुलेशंस नहीं हो सकती, इसीलिए ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो डिफरेंट होने का रीजन है वो यही है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं शाम को शेयर करूंगी, आप एक बार इसे दोबारा से सुनिएगा। चलिए, तो हमारे पास अब ये पॉइंट अगर हमें आपको क्लियर हो गया है तो let us come back to our question।
तो आपको जो चाहिए वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2 ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 R2 नीचे। अब जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे ना बेटा, ऊपर तो चलो एक ही चीज है, नीचे एक ये है, एक ये है, दोनों के बीच में है और इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। कॉमन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर तो पहले वाले में तो है दोनों रेड और दूसरे वाले में एक ब्लैक एक रेड, तो एक ब्लैक एक रेड और दो रेड, अलग अलग चीजें मानी जाएंगी, कॉमन नहीं होगा इनमें। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम लेंगे पहले वाले की प्रोबेबिलिटी, 4 का मतलब हो गया प्लस, जहां भी कहीं और आएगा और को हम क्या मान के चलेंगे प्लस, क्योंकि यूनियन को इंडिकेट करता है और जब दो चीजों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी लेते हैं ना तो वो पी ए प्लस पी बी प्लस करके आती है। तो 4 की जगह प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 R2, R1 R2 की प्रोबेबिलिटी ऊपर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 R2। अब आप कैलकुलेशन कर लो, अब समझाया था जैसे उस तरीके से R1 पहली रेड 3/10, दूसरी रेड 2/9, नीचे वही R1 R2 है, R1 R2 है 3/10 2/9 प्लस। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई क्यों लगाया इसको भी समझो जरा। एक चीज जो है वो कॉमन है और ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स एक साथ होना। जहां कहीं एंड होता है तो इसका मतलब है दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलना है, एक साथ लेकर चलना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। जहां कहीं और होता है, और का मतलब या तो पहले वाला या दूसरे वाला, तो और का मतलब होता है प्लस और यूनियन, ये सब प्लस को इंडिकेट करते हैं। एंड इंटरसेक्शन ये सब इंडिकेट करते हैं किसको, ये सब इंडिकेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन को। तो 3/10 into 2/9 तो R1 R2 आ गया, P1 R2 तो कितना आएगा 10 बॉल में से पहली ब्लैक 7 आएंगी, 9 बॉल में से रेड कलर की बॉल रेड इन टू तो 3 आएगी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया, ऊपर आया 6/90 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 6/90 प्लस ये हो गया 21/9। तो कुल मिलाकर प्रोबेबिलिटी ऑफ P/A ये बनेगी 6/90 और 27/90, 90 से 90 कैंसिल, 6/27 और 6/27 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2/9। तो इस तरीके से इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/9। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। ये पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जहां आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है वो भी ऐसे ही है। तो बेटा जब हम कोई चीज नई करते हैं ना तो नई चीज में नए नए कंसेप्ट निकल कर आते हैं, हमें उन कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, और वो दो चीजें कौन सी हैं 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में? दो चीजें हैं, वेदर द थिंग्स हैव बीन ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ये विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है चीज को निकाला और वापस डाल दिया, फिर निकाला फिर वापस डाल दिया। जब हम रिप्लेस करते जाएंगे तो टोटल में फर्क नहीं आता। मान लो 10 बॉल थी, मैंने एक निकाली, रेड कलर की आई, प्रोबेबिलिटी बन गई 3/10, मैंने उसको वापस मिला दिया, तो वापस 3 रेड 7 ब्लैक, वही 10 बॉल है। 10 बॉल है तो दोबारा निकालोगे फिर 3/10, तीसरी बार निकालोगे फिर 3/10। ये तो जितनी बार आप निकालते जाओगे उतनी बार प्रोबेबिलिटी में चेंज नहीं आएगा, और चेंज नहीं आएगा तो हम पुराना जो कंसेप्ट था ना हमारा वो भी लगा पाएंगे। लेकिन जब बोल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में चीजें मैटर करती हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है हमने एक चीज निकाला और निकालने के बाद उसको वापस नहीं डाला। जैसे अब रेड बॉल का ही एग्जांपल लें, 3 रेड बॉल थी, पहले बॉल निकाली रेड कलर की आई, प्रोबेबिलिटी बन गई 3/10, वापस नहीं डाली तो 9 बॉल बच गई, 9 में रेड कितनी है 2,
दूसरी रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 2 में से आई ना, तो 2/9, उसको भी वापस नहीं डाला, तो कितनी बॉल्स बच गई, एक रेड 7 ब्लैक, 8 बच गई। अब 8 में से एक बॉल निकाली, वो भी रेड आई, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, एक ही तो बची थी, 1/8, उसको भी वापस नहीं डाला। अब आप कहोगे ना फोर्थ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो 0 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक एक करके 3 रेड कलर की बॉल थी, तीनों हमने निकाल के पहले ही अलग कर दी, तो जब रेड बॉल बची ही नहीं तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये सिलेक्शन जो है, हमें किस तरीके से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, यही चीज हमें इस चैप्टर में सीखनी है। और ना एग्जामिनर भी जानबूझ के ऐसी चीजें डालते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूजन के लिए ये चीज डाली जाती है, विद रिप्लेसमेंट की विदाउट रिप्लेसमेंट। एक ही क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट करते ही क्वेश्चन का सेंस चेंज हो जाता है, बिल्कुल मीनिंग बदल जाता है उसका। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको आगे, जब आप 15.7 पर आओगे ना 7वीं एक्सरसाइज में, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, एक जैसी कंपोजिशन है, एक जैसी स्टेटमेंट है, एक जैसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और फर्क कैसे कर दिया, एक में लिख दिया विद रिप्लेसमेंट, एक में डाल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, और हमारा जो प्रोसीजर है वही बदल जाएगा। तो ये एक नया कंसेप्ट था, मैं इससे आगे जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आज नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। पहले आज आप इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ऐसा एक एग्जाम्पल भी है बुक में, उस एग्जाम्पल को भी आप कोशिश कर सकते हो समझने की। एग्जाम्पल नंबर 12 है आपकी बुक का, जो एग्जाम्पल नंबर 12 है ना, बॉयज और गर्ल्स वाला है, वो भी बिल्कुल इसी प्रोसीजर से, इसी तरीके से है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 12, पर ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पर टाइम लगाना जरूरी था, और इसमें एक नया कंसेप्ट भी निकल के आया कि अगर हमारे पास सैंपल स्पेस में जो इवेंट्स इंक्लूडेड हैं, अगर वो इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है, तो फिर हम प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जितने भी ऐसे केसेस होंगे ना, वहां टर्म बाय टर्म कैलकुलेशन होती है, जैसे मैंने यहाँ किया, फर्स्ट टर्म की, सेकेंड टर्म की, थर्ड टर्म की, इस तरह से। तो आज का जो क्वेश्चन था, इसका पीडीएफ मैं आपको जरूर शेयर करूंगी बेटा शाम को, वो शाम को ही पॉसिबल हो पाएगा, तो इसका पीडीएफ शेयर कर लूंगी, ताकि आपको अगर बोर्ड पर ये चीजें क्लियर नहीं हुई तो एटलीस्ट पीडीएफ देखकर समझ आ जाए, और इस रिकॉर्डिंग को भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट मी टेक द अटेंडेंस।